तो इस लेक्चर में हम आप इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक क्यूब का एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि क्यूब आखिर होता कैसा है। क्योंकि 7 टाइप के हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम देखे थे, तो हमारे सिलेबस में केवल हमें मोस्टली फोकस करना है क्यूबिक क्रिस्टल के ऊपर कि क्यूबिक क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं, उस पर ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्यूबिक क्रिस्टल को समझने से पहले हम देखते हैं कि ये क्यूब में आखिर होता क्या है, राइट, क्या क्या चीज़ें होती हैं तो कि क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक क्यूब देखते हैं कैसा होता है। सपोज आपके पास एक क्यूब है, राइट। तो क्यूब में सबसे पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्यूब में टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं। तो भाई अपन देख लेते हैं कॉर्नर्स कितने हैं। जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सब कॉर्नर्स ही हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो इसको समझने के लिए बेस्ट ये होगा कि आप एक रूम में बैठ जाएं। ठीक है, आपका रूम लगभग एक क्यूबिकल फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी विथ लेंथ एंड हाइट इक्वल हो तो बढ़िया रहेगा, आपको समझ आएगा। तो उस रूम में आप एक बीचों बीच जगह बैठ कर आप एक फेस को, एक दीवार को बस देखिए और उसको कंपेयर करिए आपके इस वाले क्यूब से। तो आप देखेंगे कि जितने भी कॉर्नर्स होते, सपोज मेरे पास ये हॉल है, तो हॉल में ऊपर एक कॉर्नर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इस तरफ है। तो फ्रंट पे 4 कॉर्नर दिख रहे हैं और बैक साइड पे भी 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये हो गए 8 कॉर्नर्स। ठीक है, अब ये हो गए। दूसरा क्या है कि कॉर्नर्स का जब आइडिया हो जाए तो हम देखते हैं कि फेसेस कितने होते हैं। ठीक है, फेसेस कितने होते हैं। तो फेस मीन्स व्हाट, जो आपकी वॉल है किसी भी क्यूब रूम की, आपकी जो वॉल है वही आपके क्यूब की एक फेस होती है। फेस का मतलब क्या है कि आप सपोज हमारा रूम देख रहे हैं, तो इस रूम के जो फ्रंट साइड पे जो बोर्ड लगा हुआ है ये एक फेस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस क्यूब का वन, इस एटम को देखो, इसको देखो, इसको, तो बैक साइड में एक आपका ये फेस है, इसके जस्ट सामने आपका ये फेस है और इसके ऊपर फेस है, एक नीचे, एक लेफ्ट एंड राइट। मतलब क्या हुआ, देखो ये आपका एक क्यूब था, एक सामने फेस है, इसके एक फेस जस्ट सामने पीछे है बैक साइड में। तो 1 and 2 3 and 4 टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट। ठीक है ना, तो क्या है 1 2 3 4 5 and 6। टोटल कितनी फेसेस हैं, टोटल हमारे पास इसकी फेसेस हैं 6 फेस है। अब हम बात करते हैं एज कितनी है। ठीक है, कितनी टोटल एज है। तो एज का क्या मतलब है, देखो जो ये किनारे होते हैं एज इनको कहते हैं। ठीक है, ये आपके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर, और ये आपका फेस था। चलो दिस इज योर फेस। ठीक है, और ये आपका एज है। ठीक है, तो एज कितनी है, तो काउंट करते हैं एज कितनी। देखो फिर से इसको देखो, एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ए है, एक ये है। तो 4 एज इस तरफ है, 4 बैक साइड में होंगी। ठीक है, अब 2 फेसेस की तो एज हमने काउंट कर ली, जो फ्रंट पे है और बैक साइड पे हैं। अब देखो क्या हुआ कि एक एज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ। तो 4 4 8 एंड 2 10 एंड 2 12। इसका मतलब क्या है, काउंट करते हैं नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल कितनी है 12। ठीक है, अब देखो अगर हम कहें कि फेस सेंटर कितने हैं, तो फेस सेंटर का मतलब क्या है, हर एक फेस पे एक सेंटर होगा। ठीक है, सपोज आपका एक फेस जो बैक साइड का है ये वाला है,
तो इसके पीछे यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है। तो एक बैक साइड के जो सेंटर है, अब हर फेस पे सपोज यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ पर एक सेंटर है ना, एक यहाँ पर सेंटर है, हर फेस सेंटर है। तो टोटल कितने फेसेस हैं? एक फेस पे एक सेंटर है तो 6 फेस, 6 सेंटर हो गए, राइट। एक यहाँ पर होगा, इस पे, हर सब पे होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 थे, हर एक पे एक है, तो यहाँ आपके 6 फेस सेंटर भी हो गए। तो अब हम बात करते हैं एज सेंटर की बात करें तो हर एक ईच एंड एवरी एज पे भी एक सेंटर होगा, कहीं पर होगा बीचों बीच में। सपोज इसको चूज करते हैं तो यहाँ पर कहीं से इसका सेंटर होगा, यहाँ पर। इसकी बात करें या इसको ले लो तो यहाँ पर इसका होगा, ठीक है। तो हर एक एज पे इसका एक सेंटर होगा, तो उसको हम कह देंगे एज सेंटर। 12 हैं तो 12 ही सेंटर होंगे। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर की। देखो, बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? एक क्यूब है और इस क्यूब में इमेजिन करो कि इसके बीचों बीच एक कहीं पर एक ऐसा सेंटर है जहां पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, बिल्कुल बीचों बीच में। लाइक हम कह दें कि इसके यहाँ पर कहीं एक पार्टिकल प्रेजेंट है बीचों बीच में, तो एक क्यूब को बॉडी कह दिया गया, है ना। तो उस बॉडी के अंदर कहीं एक सेंटर है तो उसको कहा गया बॉडी सेंटर। तो हमेशा एक ही होता है, एक यहाँ पर कहीं बॉडी सेंटर है, याद रखना, ठीक है। आप कोई चीज़ें सब समझ आएंगी, आप एक तो करो इमेजिनेशन और इसको कोरिलेट करो अपने रूम के वॉल से, ठीक है, तो समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको दिखाएं कैसे ऑनलाइन में हम, ओके, इतना हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, और हम क्या जान सकते हैं? हाँ, अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की, ठीक है, कि डायगोनल कितनी होती हैं। एक क्यूब में कितनी डायगोनल होती हैं? तो डायगोनल कहाँ कहाँ हम खींच सकते हैं, हम पहले उसकी बात करें। तो सपोज करते हैं कि हम इस फेस को ले लेते हैं, ठीक है। हम इस क्यूब को पहले देखते हैं कि डायगोनल कहाँ कहाँ पॉसिबल है इस क्यूब पे। तो हम एक फेस को चूज करते हैं। सपोज हमने एक बैक साइड का फेस जो है यहाँ पर ले लिया, तो ये आपका पीछे का आपका, सपोज ये ए बी एंड सी एंड डी जो है आपका क्यूब है, ए बी सी एंड डी, ये आपका जो है क्या है, ये आपका फेस है बैक साइड का। तो इस पे कितनी डायगोनल हो सकती है? तो दो ही, एक तरीका ये है कि आप एक सी को मिला दो, बी को ए से मिला दो, ठीक है। तो हमने देखा कि एक फेस पे मैक्सिमम 2 डायगोनल्स हो सकती है। हमने क्या कहा कि एक फेस पे मैक्सिमम 2 डायगोनल्स हो सकती हैं, और ऐसे ही हमारे पास 6 फेसेस प्रेजेंट हैं। तब एक फेस पे 2 डायगोनल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब 6 का मतलब क्या हुआ कि एक पे 2, तो 6 पे 12 हो गई, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 हो गई। तो अगर हम यहाँ बात करें कि 2 टाइप की डायगोनल हो सकती हैं, पहला तो हो सकती है फेस पे, फेस डायगोनल हो सकती है। तो फेस डायगोनल कितनी है? 12। दूसरी डायगोनल कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब देखो, एक बात सुनो, इसको आप बनाना, इसको समझने के लिए एक तरीका है बहुत सिंपल सा। देखो, बहुत ध्यान से सुनो, इसको देखो ध्यान से। इसको सपोज कर लेते हैं PQRS, ये फ्रंट का, आपका फ्रंट का आपको जो दिख रहा है ना, वो आपका फेस है। एक फेस इस तरफ है, इसके जस्ट पीछे, ठीक है। अब 1 2 3 4 कोने इधर हैं, ठीक है। सपोज करिए कि आप बिल्कुल बीच में बैठे एक वॉल को देख रहे हैं, तो वॉल को देखते हुए आप नजरें ऊपर कीजिए, तो आपको लगेगा कि हमारे पास एक यहाँ पर कॉर्नर है, एक ऊपर कॉर्नर है, एक नीचे कॉर्नर है, एक इधर नीचे कॉर्नर है। जस्ट ऐसे ही पीछे एक ऊपर कॉर्नर है, एक वहाँ पर है, एक उस तरफ नीचे है, एक उस तरफ नीचे है, ठीक है। अब हमें डायगोनल ऐसे खींचने हैं जो फेस से ना होके जाए। अगर फेस पे ही करना होता है ऐसे, तो नहीं वॉल पे नहीं करना है, फेस का काम हो गया। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसा डायगोनल है जो बॉडी के सेंटर से होके जा रहा है। तो देखो क्या करते हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं सामने देखिए, अगर हम इस वाले कोने को
ठीक है। बैक फ्रंट साइड के जो ऊपर इस वाले कोने को है, बॉडी से होते हुए अगर हम सामने वाले के नीचे वाले कोने से मिला दें, इसका डायगोनल वहाँ खींचना है हमें। तो यहाँ से उस तरफ के लिए एक डायगोनल है, तो यहाँ से उस तरफ के लिए डायगोनल है नीचे की तरफ। अब यहाँ से उधर नीचे की तरफ डायगोनल है, दो हो गए। हमने देखा एक डायगोनल जो है कवर कर रहा है दो कॉर्नर्स को। क्या कर रहा है? एक डायगोनल दो कॉर्नर्स को कवर कर रहा है। इधर भी हो गया, 4 कॉर्नर्स कवर हो गए, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमें क्या करना है? आमने सामने वाले फेस को देखना है, ठीक है। अब सामने वाले फेस के किसी भी कॉर्नर को चूज करो और फिर एक डायगोनल खींचना स्टार्ट करो। अगर हम ऐसे खींच देंगे तो क्या होगा कि फेस पे हो जाएगा। तो हमें बॉडी से होते हुए, कहीं बॉडी इमिग्रेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो हमें होते हुए ऐसे खींचना है। तो एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे हो गया, और सेम अपोजिट वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखो मतलब क्या हुआ कि ए बी सी और डी ये बैक साइड का था, है ना। इसको हम कह देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस। अब देखो जो पीछे वाला वॉल थी आपकी रूम की, उसका जो बी पॉइंट है वो फ्रंट वाले का, देखो अब इसको अगर हम ऐसे खींच देंगे तो फेस पे आ जाएगा डायगोनल, है ना। दिस इज योर फेस डायगोनल, दिस इज योर फेस डायगोनल। ये हमें नहीं खींचना है, ठीक है। हमें क्या करना है? बैक साइड का जो बी था, है ना, बैक साइड का जो बी था, तो बैक साइड वाले जो ए बी सी डी जो फेस है, इसमें जो बी है, बी को फ्रंट वाले के नीचे जाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो यस है तो आर है। आर पे जाएंगे तो हो जाएगा फेस, तो हम बी को मिला दें एस से, ऐसे बी को मिला दें एस से, ठीक है। तो ये हमारे इस बॉडी सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा होगा। तो पहला तो ये है कि एक डायगोनल ऐसे खींच दिया हमने। दूसरा क्या कर सकते हैं, जब ये हमारा सपोज ऐसे का मतलब ये है कि इधर से इधर की तरफ आ गया, ठीक है। समझो क्या हो रहा है। देखो इसका मतलब ऐसे कुछ था कि आपके पास ये था नीचे के, और इसके पीछे जो इसके जस्ट पीछे है, इसके जस्ट पीछे ये वाला, इसके पीछे ये वाला, तो इसके पीछे वाले को हमने मिला दिया इससे, तो ये बीचों बीच से होके जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, ऐसे बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। यहाँ हमारा उंगली देखो आप, यहाँ पे एक्सिस पास हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ इसको जो है इससे मिला दें, इससे, ठीक है। कैसे? देखो ए को आर से मिलाना है। इस क्यूब में क्या ही दिखेगा आपको, क्या ही समझ आएगा जब तक आप खुद बना के देखते नहीं, ठीक है। ठीक है, क्या ही समझ में आएगा। बनने के बाद आपको डायग्राम कभी भी समझ नहीं आएगा, तो बेटर ये है कि आप इसको बनाते हुए ही चेक करें, ठीक है। तो ये आपकी डायगोनल हो गई। अब देखा कि एक डायगोनल 2 कॉर्नर्स को कवर करती है ना। टोटल कॉर्नर्स कितने हमारे पास हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स हैं, एक डायगोनल 2 कॉर्नर्स को कवर करती है। तो इट मीन्स कि इस पे 4 बॉडी डायगोनल पॉसिबल है। कितनी? देखो बॉडी डायगोनल जो है 4 पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब हमने देख लिया कि कॉर्नर्स हो गया। अच्छा, एज लेंथ हमने क्यूब में ए मानी थी ना, तो ए बी सी होगा। मतलब यह है कि ये भी ए है, एस से आर की डिस्टेंस ए है, डी से एस की डिस्टेंस ए है। सारी डिस्टेंस जो एज हैं उन सभी की डिस्टेंस आपस में क्या है? टोटल वो ए का मतलब कुछ है, वो आपस में इक्वल है। हमने मान रखा है कि उसको ए कह दिया, कुछ भी कह दिया, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमारे लिए मेन टारगेट क्या है, ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब अगर हम एज लेंथ की बात करें, है ना, तो एज लेंथ यहाँ पर मान लीजिए ये ए हो गई, ठीक है। हमने कहा कि भाई क्यू और आर के बीच की एज लेंथ क्या है? आपने कहा ए। बी और क्यू की क्या है? आपने कहा ए, ठीक है। आप इतना तो समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ज़्यादा नहीं हल्का। हम आपसे कह रहे हैं फेस डायगोनल जो है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। फेस पे जो डायगोनल बना हुआ है,
ठीक है, उसकी लेंथ है क्या आखिर। तो हमारा टारगेट क्या है कि फेस डायगोनल की बात करते हैं। सपोज करिए हम अब कैसे आपको एक दूसरा बना के दिखाते हैं। ठीक है, सपोज हमने इस पे डायगोनल खींच दिया था ऐसा। ठीक है, ठीक है, अब हमें निकालना है कि डायगोनल का, या एक और बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस पे किसी पे मान लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, आपके देखने पे डिपेंड करता है। हम बस ये कह रहे हैं कि ये हमारी ए है, ठीक है, ये लेंथ ए है, ये भी ए है, इवन ये भी ए है। हम इसको ऐसे क्रॉस कर दें, ऐसे डायगोनल डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेंथ हमारी क्या होगी, देखो क्या है कि देखो सपोज हमें ये निकालनी है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं थोड़ी के लिए। ठीक है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, और ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारा ये जो है इसका नाम क्या था ऊपर, ये बी था और ये आपका ओ था। ठीक है, हमें बी ओ निकालना है, बी ओ की डिस्टेंस क्या है। तो पहली बात तो ये कि आपने देखा कि ये जो एंगल है वो 90 एंगल है। अब जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो एज आपस में इक्वल है और उनके बीच में 90 एज का एंगल भी है, तो अगर उसके फ्रंट वाले का हमें निकालना हो कि एज लेंथ क्या होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस होता है ना, GORAS, थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया कि अगर आपको ये पीछे आपका ए था और ये आपका, जरूरत ही नहीं है हमें उस चीज़ की, तो बड़ा आसान है। देखो कुछ नहीं करना है, उसमें कहा जो आपका हाइपरटेनस होता है उसका स्क्वायर। तो अगर हम कहें बी ओ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। तो ए बी को इसको निकाला नहीं, तो ये हमारा ए स्क्वायर था प्लस ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर। तो अगर हम बी ओ की बात करें तो ये हो जाएगा √2a स्क्वायर। तो आपका बी ओ जो होगा a√2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखा कि हमने जो फेस डायगोनल था, सॉरी उस फेस डायगोनल पे जो उसकी लेंथ है वो कितनी आ गई, a√2। इसी प्रकार से अगर हम बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करें, देखो अब हम इसमें बनाने वाले हैं, फेस को गायब कर दो कुछ देर के लिए, ना समझ नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल बड़ा आसान है निकालना। यहाँ का ही पार्टिकल है, हमें B और S फाइंड आउट करना है कि B और S की डिस्टेंस क्या है। देखो एक बात समझो कि ये अब हमें देखते हैं क्या बन सकता है। ओके, अच्छा देखो अगर हम नीचे वाले फेस, देखो ये डिस्टेंस जो B और ये C थी, B और C, ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये हमें पता है। ठीक है, B और C के बीच की डिस्टेंस हमारी ये A है, और यही हमको फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें इस लेंथ को BO, क्या इस लेंथ क्या है आपका, BO जो है आपका क्वेश्चन मार्क है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करें, हमें तीन चीज़ चाहिए। ठीक है, पहला हमें दो एज चाहिए, ऐसे दो लेंथ चाहिए हमें ऐसी, और उनके बीच के एंगल जो 90 एंगल हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो किसे,
इस पे अगर हम एक डायगोनल डालते हैं, किस पे, फेस पे, तो फेस का डायगोनल और इस वाले एज, इसके जो बीच का जो एंगल है वो है 90 एंगल। ठीक है, ये आप इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे है। ठीक है, आप रूम में जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि आप नीचे वाले फ्लोर पे आपने यूं इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, आप समझो इसमें क्या है, हमें निकालना था बॉडी डायगोनल। ठीक है, इस कोने के, ठीक है, इस कोने जो बी पॉइंट है, बी यहाँ पर, और ये आपका है यहाँ पर ओ पॉइंट यहाँ पर, तो ये हमें खंड करना है। तो क्या है ना कि अपने को पता है कि पीछे वाले का जो ये है वो तो ए है, बी और सी जो है ए डिस्टेंस हो गई। अब अगर इसके नीचे हमें और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, नीचे अगर हम ये डायगोनल डाल दें यहाँ इस तरीके से खींच दें ये डायगोनल, और ये डायगोनल है पता है पहले से क्या है, a√2। ये क्या है, फेस डायगोनल, ये फेस पे डायगोनल है ना, ये आपका कितना वैल्यू है, ए, यहाँ पर लिख देते हैं a√2। ये वैल्यू आपकी पहले से ए थी, तो हमें पता क्या है, दो डिस्टेंस पता हो चुकी है, तीसरी निकल जाएगी। फिर से पाइथागोरस लगाने वाले, किस में लगा दें, देखो कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखते हैं। पाइथागोरस पर में लगाने वाले हैं बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करने के लिए। देखो क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल BCO, इन ट्राइंगल BCO ट्राइंगल में हम देखने वाले हैं क्या, देखो B और O निकालना था। ठीक है ना, हम पहले भी BO निकाल चुके हैं क्या, सॉरी ये O नहीं है बेटा, ये S है, ये S लिया हुआ था। ठीक है, तो BO नहीं BS निकालना है। अरे ये पॉइंट और पीछे का पॉइंट आप जो भी नाम रखो। ठीक है, तो BS का स्क्वायर बराबर, भाई इसका स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस C और S का स्क्वायर, CS का स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद क्या है, कुछ है ही नहीं। BC कितना है, BC देखो कितना है, a² प्लस ये आपका जो CS था वो पहले निकल चुका है, a√2। ठीक है, और इसका ये था स्क्वायर, समझ में क्या आया, a² प्लस 2a², ये हो गया 3a², और ये BS का स्क्वायर था, तो BS की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, a√3 हो जाएगा BS। और यही आपकी है, मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई है हमारा इस समय, यहाँ पर डिस्टेंस हो गई है a√3। इसकी जो लेंथ आई है a√3 आई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये अभी हम क्यों बात कर रहे हैं, जब भी हम आगे पैकिंग फ्रैक्शन या कुछ भी आगे बात करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आएंगी, तब आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से क्या हो गया। तो क्यूब के बारे में आपको इतना आइडिया तो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर हम इसे कॉम्प्लिकेट कर दें, हालांकि छोटे लेवल पे कभी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, बट हायर एग्जामिनेशन में कि कुछ भी पूछ सकता है। जैम में तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, या आप टिफर की बात करें, बार की बात करें, तो क्वेश्चन को घुमा देते हैं वो लोग, डिटेल पूछते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी हम क्वेश्चन को हल्का सा मूव करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, सब कुछ रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं, देखो पार्टिकल जो है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ कहीं फेस के सेंटर पे है, इतनी सी बात समझो। पार्टिकल क्या है, फेस सेंटर पे, यह कहाँ है, फेस सेंटर है। तो इस फेस सेंटर
के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस जो है ये इस पीछे वाले कॉर्नर से निकालनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना, समझो, हमें फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं हाथ से बना देता। ग्रीन बोर्ड ही सही था, इससे तो यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये चाहिए, ये ए था मान लीजिए, और ये आपका था कुछ भी ले लीजिए, एक्स डिस्टेंस थी, तो ए एक्स निकालना है, या हम कह सकते हैं ये जेड, ए जेड निकालना है हमें डिस्टेंस। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो कुछ मत करो, हमें एक एंगल चाहिए जो कि 90 एंगल का होना चाहिए, और बाकी आपको क्या चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको, दो, स्पेशली दो, इसके अलावा इसे टच करते हुए एस चाहिए। तो एक एस तो हमारी ए बी हो गई, तो ए बी हमें पता है क्या है, ए है, ए बी हमारी ए है। तो अगर इसको हम इससे मिला दें, ठीक है, ठीक है, इसको इससे मिला दें तो हमारा ये बी और जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें बी जेड पता हो, ए और बी तो पता चल गया, अगर हमें बी और जेड की वैल्यू पता हो तो हम आसानी से ए और जेड निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये एंगल है इसके बीच में वो 90 एंगल ही है, ठीक है। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आप इमेजिन करिए होता क्या, प्रॉब्लम क्या होता है, एक टीचर की इमेजिनेशन और एक स्टूडेंट या बच्चे के इमेजिनेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जो टीचर कहना चाहता है ना, बच्चा कभी कभी पिक नहीं कर पाता है, ठीक है, बट कोई नहीं, आप कोशिश करिए। बी जेड अभी पता चल रहा है हमें, तो हम जेड और ए आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से, ठीक है। तो बी जेड है क्या, अगर ध्यान से देखो कि बी जेड को ही अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये आपका एक फेस डायगोनल है। इस पूरे के पूरे फेस डायगोनल की जो वैल्यू थी a√2 थी, है ना, और यहाँ से बी जेड जो है वो हाफ है, क्योंकि बॉडी फेस के सेंटर पे है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका था a√2, तो ये हो जाएगा a√2/2, और ये आपका z और r कितना होगा, a√2/2, है ना। दोनों को टोटल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, a√2/2 प्लस a√2/2 कितना हो गया, a√2/2, है ना, सॉरी 2a√2, तो ये कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, a√2 आ गया। तो अल्टीमेटली क्या फेस की लेंथ आ गई ना, फेस डायगोनल की लेंथ आ गई ना। तो टोटल था a√2, तो इसका हाफ होगा a से z की वैल्यू a√2/2। तो हमें ये पता है, आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, भाई तो बात है, आपको परेशान होने नहीं है, कुछ भी फाइंड आउट कर ले, पूछ ले कहीं से भी, बस आपको दो चीज़ दिखती हैं कि एक हमें 90 का एंगल मिल जाए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जिस पॉइंट से निकालनी लेंथ उससे हमको बस एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, और उसमें एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हुए बस एक 90 एंगल को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर हमें ए जेड निकालना हो तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना है, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी जेड कितना है, a√2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2/4, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हाफ है, तो आपका हो जाएगा 3a²/2, और ये आपका था ए जेड का स्क्वायर। तो ए जेड क्या होगा, √3a²/2। तो ए जेड कितना आ जाएगा, a√3/2, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम किसी की भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्यूब में आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है। ये करके हम आगे चीज़ों को आसान कर लेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स था, कुछ भी नहीं था, तो इस लेक्चर को ध्यान से आपको देखना है। अब हम क्या बात करें, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम कोई भी अरेंजमेंट बनाते हैं,
ठीक है। अगर हमने कहा कि आपके पास एक रूम है और आपको बहुत सारी फुटबॉल्स जो है उसमें पैक करनी है, तो फुटबॉल्स को आप कई तरीके से पैक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पैक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में ये आपको पता चलेगा कि अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स किसी रूम में कोई आपको अरेंज करके दे रहा है। जैसे कि बताते हैं, रुकिए एक मिनट। देखिए तो होता क्या है, आपके पास ये एक रूम था, किसी स्टूडेंट के पास ये एक रूम है, किसी के पास ये सारे रूम सपोज आपके पास इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 बच्चे हैं और उनके पास बहुत सारे बॉल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स का इकट्ठा लगा हुआ है। टीचर ने कहा कि बच्चों आपको बॉल्स जो है इसमें भरनी है, ठीक है, पूरे पूरे हॉल को बॉल से भरना है। तो अब चूँकि 3 डिफरेंट सोच के बच्चे हैं तो उनकी जैसे मर्जी होगी बॉल को भरना स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो कोई बॉल ऐसे भर रहा है, फिर कोई ऐसे लाइन लगा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो कोई यहाँ पर रख रहा है। कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉल को अगर एक रूम में हमें अरेंज करना हो, भरना हो, तो एक डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वे हैं उनको भरने के, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वे जब भरने के हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बॉल, जरूरी नहीं है कि इसने अगर सपोज 60 बॉल भर दी, हो सकता है इसने 70 बॉल भर दी हो उतनी जगह में, इसने हो सकता है भाई 85 बॉल भरी हो, है ना। तो किस तरीके से अरेंज की गई हैं बॉल्स, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ बॉल जो है उस उतने ही फिक्स एरिया में ऑक्युपाई हो चुकी हैं। तो समझ में क्या आया, देखो किसी भी क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। किसी भी यूनिट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी भी यूनिट सेल में भी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण उनका अरेंजमेंट जो डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं किसी एक यूनिट सेल में वो डिफरेंट हो सकते हैं। समझो क्या है, आप कुछ भी पैक करिए, आप कभी भी परफेक्ट होल वॉल्यूम को एक्वायर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो जो टोटल जब पैकिंग करते हैं तो टोटल वॉल्यूम जो होता है, जो आपका सपोज क्यूब है, क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है, आपके रूम का जो टोटल वॉल्यूम है, वो 2 बात पे डिपेंड करता है कि कितना भरा हुआ है, ऑक्युपाइड वॉल्यूम प्लस अनऑक्युपाइड वॉल्यूम। जरूरी थोड़ी कि हर एक एरिया को बॉल ने कवर कर लिया हो, पार्टिकल ने कवर कर, जरूरी तो है नहीं, है ना। तो जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है, ठीक है, वही उसका एक्चुअल वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होता है। इसी से हम आगे निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। पैकिंग, जब पैकिंग होती है कि उसकी पैकिंग कितनी हुई, पैकिंग का मतलब हमको पैक किया गया, उनका वॉल्यूम कितना आया हुआ, पैकिंग कैसी है, ठीक है। यहाँ देखो जो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है उसी को कहते हैं वॉइड्स, या इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। जब भी हम उन बॉल को, उन पार्टिकल्स को फिक्स करते हैं उनकी पोजीशंस पे, तो बीच में जो एक रेस्ट स्पेस बचता है उसको वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम वॉइड का आइडिया लेने वाले हैं, ठीक है। वॉइड्स क्या होती है, तो हेडिंग आप कर लो, वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट। तो वॉइड का बहुत तरीके हैं। एक बात ध्यान रखना, जब वॉइड्स को हम 2 डायमेंशनल में देखते हैं तो हम एक सर्किल की तरीके से देखते हैं, और जब 3D में देखते हैं तो स्फीयर देखते हैं। तो हमने कहा कि जो वॉइड्स हैं, ठीक है, इसकी बात करें तो देखो 2D में हम चूज करते हैं सर्किल। हम एक एटम या पार्टिकल को दिखाने के लिए सर्किल को चूज करते हैं, और इस सर्किल का जो आपका एरिया होता है
अगर हम कहें कि कितना ये भाग ऑक्युपाई कर रखा है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ही होता है। और ठीक है, अगर हम 3D की बात करें तो ये हम लेते हैं स्फेयर, ठीक है, और इसका जो हम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, इसकी बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी वाइड्स होती हैं, लेकिन हमें कौन कौन मोस्टली देखनी है। तो नंबर 1 क्या है, ट्राई एंगुलर वाइड्स। क्योंकि जरा मार्कर में हम इंक डाल लेते हैं, जस्ट कुछ सेकंड आप रुक जाइए, ना विजुअल नहीं होगा। जिसे ट्रायंगुलर वाइड या अदर चीज़ें समझ में आएंगी, 2D समझ में आ गया तो 3D तो आ ही जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। तो ट्राई एंगुलर वाइड क्या होती है, ठीक है, 2D में ट्रायंगुलर वाइड क्या होती है देखते हैं। देखो क्या करना है, आपको बॉल दिए गए, आपने क्या किया, एक बॉल ऐसे, एक स्फेयर ऐसे रखा पार्टिकल का, और एक स्फेयर ऐसे रखा। तीन जो हैं आपके बॉल, 3 स्फेयर जो हैं आपस में टच करते हुए आपने बनाए। जब 3 स्फेयर आपस में टच करते हुए बनाए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कितना भी अच्छे से 3 बॉल्स को पिक करें या फिर टच करते हुए उनको फिक्स करें, पास पास रखें, इसमें बीच में एक स्टेक, ये जो स्पेस बच जाता है ना, ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है इसी स्पेस को कहते हैं वॉइड। तो इसकी वाइड जो है ये यही आपकी वाइड है, ठीक है, ये आपकी ट्राई एंगुलर वाइड है, इसी को बोलते हैं ट्राई, ये है आपका ट्राई एंगुलर वाइड, ठीक है। अब हम इससे क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, लिखे दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस भी चीज़ की कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करनी हो, बस आपको देखना है कि उससे कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाइड जो है, या यूँ कह दें कि वो वाइड कितने स्फेयर्स के बीच में बनी हुई है, कितने स्फेयर हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में या फिर 2D में, उसके बीच में वाइड वो प्रेजेंट है। तो देखो 3 बॉल्स जो टच कर रहे हैं आपस में, उसके बीच में आपकी ये वाइड बन रही है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 होगा। इतनी सी बात समझ में आई। दूसरी हमारी वाइड होती है 2 डायमेंशनल में स्क्वायर, ठीक है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर वाइड, ठीक है। स्क्वायर प्लेन का मतलब क्या है, 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स को अरेंज करना है कि एक स्क्वायर का फॉर्म हो। देखो ट्राई एंगुलर नाम इसलिए है कि इसके सेंटर को अगर हम आपस में मिला दें तो एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है। जब ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है इसीलिए इसको ट्राई एंगुलर वाइड कहा गया, ठीक है। अब हम कहते हैं स्क्वायर, तो एक आपका ये था, एक टच करते हुए ऐसे रखा हुआ है, एक जस्ट नीचे इसके, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे कि बीच में कुछ जो टच करते हुए रेस्ट ऑफ स्पेस बचा हुआ है, दिस इज योर वाइड्स, और इस वाइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा। तो देखो कितनों को टच कर रहा है, तो ये वाइड्स 1 2 3 एंड 4 के बीच में जो इसका हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्क्वायर प्लेनर वाइड का, 4 हो गया, और ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि एक स्क्वायर को ऐसे ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में क्या है, 3 डायमेंशन में तो पहला क्या है, बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट देखते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स होता क्या है, देखो तो ट्राई एंगुलर वाइड्स है, उसको ध्यान से देखो, ये आपका था ट्राई एंगुलर वाइड। अब इस ट्राई एंगुलर वाइड में के ऊपर हम अगर एक बॉल और रख दें, ठीक है, कैसे है, ये यूं है ना, अब इसको यूं ऐसे कर दो, समझो,
आपके पास एक प्लेन है, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई, 3 2 एंड 3, 3 बॉल रखी हुई, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो चौथी बॉल उसके ऊपर रखी हुई, कुछ इस तरीके से। तो जो पीछे वाले को अगर हम मिलाएं तो कुछ ये इस तरीके से ये आएगा, है ना। और दूसरी बॉल इसके ऊपर रखी हुई, ऊपर मान लो कहीं यहाँ पर रखी हुई, इसका सेंटर यहाँ पर है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो नीचे वाली रखी हुई है, या इसको हम और सही से दिखाएं आपको, इन सारे को छोटा कर दो, ठीक है। तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, और एक कहीं यहाँ पर है, बाहर से देखने पर समझ में ये आएगा, ठीक है। और इसकी जो वाइड्स है वो वाइड्स कहीं सेंटर पे इसके बीच बीच में होगी, ठीक है। ये वाइड्स इसको भी टच कर रही होगी, ये इसको भी टच कर रही होगी, इसको भी टच कर रही होगी, और इसको भी टच कर रही होगी, ठीक है। ये आपस में जो हैं, ये तीनों आपस में जो नीचे वाले हैं ये प्लेन में है, क्या कहा मैंने, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। और ये उसके ऊपर है, इसके पे बॉल रखा हुआ है सपोज करो, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 इसमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें क्या कहा गया, देखो इसमें क्या है, ट्राइंगुलर आपने बनाया था ना, उसको आप फिर से बनाओ, ठीक है। अब देखो 3 ये हैं, 3 बॉल को इस तरीके से लो कि वो इन दोनों के बीच में आए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझो। अब बस 3 बॉल थी तो उनको आकर रोटेट कर दिया, ये कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, अगर पीछे वाला जो ब्लू वाला पैटर्न है उसको देखते हैं, तो ब्लू पैटर्न को अगर हम ऐसे बनाएं, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, ठीक है। और ब्लैक को देखें ध्यान से, तो ब्लैक तो कहाँ है, कुछ ऐसा है, एक स्टार जैसे बन गया, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपका है ऑक्टाहेड्रल का। अब देखो इन ब्लैक वाली 3 स्पेयर और पीछे वाली ब्लू की 3 स्पेयर जो है उसके बीच में यहाँ पर कहीं स्पेस बन रहा होगा, ये आपकी है ऑक्टाहेड्रल वाइड, कहीं बीच में यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इस ऑक्टाहेड्रल वाइड से 6 स्पेयर टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। यहाँ बात करें, यहाँ पर 3 तो पीछे थे, एक ऊपर था, मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपकी 4 है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को एक और तरीका भी है जो आप फैमिलियर हैं उस चीज़ से, उससे बनाते हैं। देखो क्या होता है, या आपने एक बॉल यहाँ रखी, एक बॉल यहाँ रखी, ठीक है। आपने 4 बॉल इस तरीके से अरेंज कर दी, ठीक है, एक स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 एंड 4 4 बॉल हैं, 5वीं बॉल आपने इसके ऊपर रखी, स्पेस होगा ना बीच में, आपने ऊपर रख दी और एक नीचे रख दी उसके, मतलब क्या है कि 1 2 3 4 एक बॉल हम इसके ऊपर रख दें और एक बॉल इसके पीछे रखें। तो पीछे ऊपर रख के लिए क्या करें कि हम या तो इसी के ऊपर बना दें, ड्रॉ कर दें, या हम मान लेते हैं कि एक इसके यहाँ पर ऊपर रखी हुई जस्ट उसके ऊपर, और ये एक रखी हुई नीचे इसके, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा जो आपको थोड़ा सा कम फैमिलियर हो रहा होगा। और वाइड आपकी कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है, इसको हटा दो। जितने भी पॉइंट हैं उनको बस हम ध्यान दें, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऊपर यहाँ था, एक नीचे यहाँ था। वाइड आपकी कहाँ थी, वाइड बीचों बीच में कहीं होगी। देखो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, जितने भी नाम हैं ना वो नाम यूं ही नहीं आए हैं, जैसा हमें वाइड बनाते समय क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली ही नाम है। तो ये ऑक्टाहेड्रल का शेप आ गया, दैट्स वाई ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, क्योंकि सेंटर पे वाइड साप का है। एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि कोई पार्टिकल है ना, कोई एलिमेंट या मेटल है जो ऑक्टाहेड्रल वाइड में बैठा हुआ है, वो कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में सेटल डाउन है, तो उस पार्टिकल का जो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में है
उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ध्यान रखना है वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो उस मेटल का है जो कि वाइड्स में प्रेजेंट है। वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, तो पता है कि आपका ये 6 है, तो इसमें कोई भी आइटम आके बैठेगा तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली वैसा होगा। और एक बात और, वाइड्स में वही आइटम आके सेटल डाउन होते हैं जिसका शेप जो है फैमिलियर होना चाहिए उस आने वाले पार्टिकल से, है ना। साइज भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक चौथा है, चौथा आपका क्यूबिकल या क्यूबिकल की बात करते हैं। ये आपका 3D में ही है। क्यूबिकल वाइड कुछ नहीं है, आपको 4 स्फेयर बनाने हैं इस तरीके से, और 4 स्फेयर जस्ट इसके सामने बनाने हैं, फ्रंट पे, इसी के ऊपर बना दो आप। 4 पीछे 4 सामने। तो इसको समझते कैसे हैं, कुछ ऐसे करते हैं। अगर इसको लिखें, पीछे वाले के पॉइंट्स ये हैं मान लीजिए, और आगे वाले के पॉइंट्स मान लीजिए, थोड़ा सा साइड से देखना स्टार्ट करें इसको, ये हैं। तो क्या किया, पीछे को पीछे से मिला दो और फ्रंट को फ्रंट से मिला दो, तो ये एक आप एक क्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हमने कहा बीच में कहीं वाइड्स होगी, ये बीच की वाइड्स पीछे के 4 स्फेयर को और आगे के 4 स्फेयर को सबको टच कर रही है। इसका मतलब जो है क्यूबिकल वाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ही आपको याद रखना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। तो समझ में क्या आया कि वाइड 2 टाइप्स की होती हैं, 2D में 3D में। तो 2D में देखेंगे 2 टाइप्स की नहीं होती, मतलब 2D में देखें अगर तो आपका ट्राई एंगुलर वाइड्स था और स्क्वायर प्लेनर था। ट्राई एंगुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, स्क्वायर प्लेनर का 4 था। यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल में क्या है, 3D में टेट्राहेड्रल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल का आ गया यहाँ पर 6 और क्यूबिकल वाइड्स का आ गया यहाँ पर आपका सिंपली 8, ठीक है। तो हमको लिखवाना क्या था, मैं कुछ लिखवाना चाहता था, कहाँ गया डस्टर। अब एक बात लिख लो कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड्स इज सेम फॉर द एटम्स और आयन, ठीक, विच इज प्रेजेंट इन दैट वाइड, ठीक है। किसी भी एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल वही होगा जो कि उस वाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन कह दें कि सीजियम प्लस जो था वो इस में प्रेजेंट है, CS प्लस जो है इसमें प्रेजेंट है, तो CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कह रहा हूँ कि सीजियम प्लस यहाँ पर है, इसके बॉडी सेंटर पे, ठीक है, इसके बीच बिल्कुल क्यूबिकल वाइड के बिल्कुल बीच में, तो कितना होगा। क्यूबिकल वाइड का हमारा 8 था, तो इसका भी कितना होगा, 8 ही होगा। ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बस यही है। और अगर हम साथ ही साथ कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 डायमेंशनल वाइड अगर हम बनाएं तो 1 डायमेंशनल वाइड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है एक ही लेयर, एक ही प्लेन में है यहाँ पर। अब जैसे कि ये टच कर रहे हैं, पता है परफेक्टली टच कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि परफेक्टली टच नहीं करें, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वाइड बचेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टेंस होगी बहुत माइन्यूट सी जो कि इन दोनों को टचिंग के बीच में होगी। तो अगर इसका हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, 1 डायमेंशनल में, तो इसमें वाइड जो होगी यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। जाहिर सी बात ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इसका होगा 2। तो इतनी बात। 1D 2D 3D में वाइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल पार्टिकल में उसको डिफरेंट तरीके से अरेंज करके उनकी लैटिस को बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस को हम फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं।